हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास पे हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से सर्कल चैप्टर की। और ये ज्योमेट्री का हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्लास 10 में दो चैप्टर हैं, ट्रायंगल और सर्कल। और सर्कल काफी बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से बना नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास आप जरूर देखिए एंड तक। मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में जरूर जरूर हेल्प करेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। तो देखिए सर्कल में क्या क्या चीजें हमारे को काम में आने वाली हैं, वो एक एक चीज एक एक थ्योरम। इवन मैं क्लास 9th के भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा जो कि क्लास 10th में ही आपको यूज करने पड़ते हैं। तो 9th का भी देखेंगे और 10th के थ्योरम भी देखेंगे और उसके बाद देन क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सभी को पता होगा कि सर्कल के पास एक डायमीटर होता है, एक रेडियस होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं OA यहाँ पर रेडियस बन गया और डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं और डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं इसको हम कॉर्ड कहते हैं। और जो ये लाइन आप देख रहे हैं कि सर्कल से बाहर की तरफ चली गई है, इसको सीकेंड कहते हैं। तो याद रखिए कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से पास नहीं होगा, सर्कल के अंदर बनेगा बट सेंटर से पास नहीं होगा। सेंटर से पास हो गया तो डायमीटर बन जाता है। और अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ बाहर निकल जाए तो उसको फिर हम सीकेंड कहते हैं। तो जैसे PQR अगर आप देखें तो PR जो है ये सीकेंड कहलाती है। लेकिन ये जो चैप्टर है क्लास 10th का बच्चे, ये डिपेंड करता है एक टर्म पर जिसका नाम है टेंजेंट। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो क्लास 10th का है सर्कल, ये टेंजेंट पर बेस्ड है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो होती है वो किस तरह से काम करती है और होती क्या है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। यानी कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं और उसको एक लाइन वहां से टच करके बाहर से निकल जाए तो उसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर नहीं बनती है, सर्कल को बाहर से टच करती है, ध्यान रखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्कल है और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है। तो जिस पॉइंट पे वो टच करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और ए भी हमारे लिए क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। और एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी सर्कल पर आप एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अगर मैंने पूछा कि भैया P पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास होंगी, तो सिर्फ एक टेंजेंट पास होगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फिगर्स देखते हैं। जैसे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सर्कल पर आप एक टेंजेंट बना सकते हैं, आप सर्कल के ऊपर एक से ज्यादा टेंजेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है P और टीचर कह रहा है कि आप इसके ऊपर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। तो सर्कल के बाहर अगर आप कोई पॉइंट P लेते हैं तो उसे आप दो टेंजेंट बना सकते हैं। तो लिखा हुआ है ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो मैंने P पॉइंट से दो टेंजेंट बना पा रहा हूं, एक PA और एक PB। तो ध्यान रखिए एक्सटर्नल पॉइंट मतलब जो सर्कल के बाहर हो, और उस बाहर वाले पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम आप दो टेंजेंट बना सकते हैं। चलिए बच्चे, कभी कभार सर्कल में क्या होता है कि कुछ कॉमन टेंजेंट्स भी बनाए जा सकती हैं। जैसे अगर आप ये दो सर्कल देखें जो दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां पर हम 3 कॉमन टेंजेंट बना पा रहे हैं। ये देखिए 1, ये 2 और ये तीसरी। तो 3 कॉमन टेंजेंट यहां पे बन गई। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप 2 कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। ये देखिए डायग्राम नंबर 2। कोई सर्कल एक दूसरे से इतना दूर है, ये ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये टच कर रहे हैं, यहां पर मैं 4 कॉमन टेंजेंट बना पाया हूं। देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कई क्वेश्चंस में डायग्राम दिए होते हैं, कई क्वेश्चन में डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको डायग्राम का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन MCQs में भी आ जाते हैं। देखिए उसके बाद अगर आप देखें तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको कहते हैं, यहाँ पर एक सर्कल के अंदर एक सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, बट यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट बन सकती है। ठीक है, लेकिन अब ये फिगर जो नीचे दिख रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने नाम दिया हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या नाम दिया है बच्चे बताइए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कई बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या होते हैं। तो सर्कल ऐसे जिनका सेंटर सेम होता है, लिखा भी होगा मैंने यहाँ पे, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो सर्कल के अंदर सर्कल बना लो। ठीक है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर AB आपको एक लाइन ड्रॉ नजर कर रही है, लेकिन ये जो AB है बच्चे, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है। बड़े वाला सर्कल मतलब आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल के लिए जो ये कॉर्ड है, लेकिन जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए ये क्या बन चुकी है, टेंजेंट, क्योंकि वो उसको टच कर रही है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आप देख सकते हैं एक ऐसा कॉर्ड बना सकते हैं आप जो इनर सर्कल के लिए क्या बन सकती है, टेंजेंट भी बन सकती है। ठीक है बच्चे,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटा सा कुछ न्यूमेरिकल किया हुआ है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम कुछ क्लास 9 की थ्योरम देखते हैं फटाफट, जो हमें यूज करनी है, और आई होप आपको ये थ्योरम याद भी होंगी, और नहीं है तो फटाफट आइए रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास 9 में सबसे पहला थ्योरम आता है कि अगर आप सर्कल पे एक कॉर्ड बनाते हैं और उसके ऊपर एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि सर्कल पर अगर हम बाहर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और सॉरी सर्कल के कॉर्ड पर अगर हम बाहर से सर्कल के अंदर जो हम कॉर्ड लेते हैं उसके ऊपर अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो उस जो कॉर्ड बनता है उसको ये बाइसेक्ट कर देता है। तो वही लिखा हुआ है ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, तो एपी और पीबी आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई इस चैप्टर के लिए, तो जरूर याद रखें कि कॉर्ड पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर से, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर हम एक सर्कल पे दो कॉर्ड बनाएं जो आपस में इक्वल हैं, यानी ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि ओपी बराबर ओ क्यू होना। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, इसके बाद ये थ्योरम आपने देखा होगा क्लास 9 में आपने पढ़ी होगी कि अगर हम यहाँ पर सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट लेते हैं, और ये दो पॉइंट जो हमने यहाँ पे ले रखे हैं ये सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना रहे हैं, और एक उसके बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क पे बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक आर्क आपको ये दिख रही है नीचे ए बी, इसको माइनर कहते हैं, और जो बाहर वाला हिस्सा हो गया मेजर आर्क हो गया। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये एंगल इस वाले एंगल का डबल होता है। आपको याद होगा क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये। ठीक है, उसके अलावा ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डायमीटर कोई एंगल बना रहा है, ये डायमीटर है देखिए सर्कल का, और सर्कल का डायमीटर यदि कोई एंगल बनाता है सर्कल के ऊपर कहीं पर भी, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं एंगल ऑन सेमी सर्कल। तो याद रखिए एंगल ऑन सेमी सर्कल हमेशा कितना डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। तो ये वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें देखो लिखते रहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको यूज करनी है इस चैप्टर में। उसके बाद क्लास 9 में एक थ्योरम और आता है एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब ये सर सेगमेंट क्या होता है, जैसे कॉर्ड जो होती है वो सेगमेंट बनाती है, आपने ए रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये जो कॉर्ड होती है अगर ये जो एंगल बनाती है जो सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। अगर आप देखें ये जो कॉर्ड है इसने एक एंगल यहां बनाया है सेगमेंट पे और एक एंगल यहां बना दिया, तो कॉर्ड अगर सेम सेगमेंट पे एंगल बना रही है तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको कहते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। उसके बाद आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कल के अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं तो उस क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 होता है, उसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो वही आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए में सी जोड़ दिया, ये देखिए एंगल ए में सी जोड़ोगे तो 180 और बी में डी जोड़ोगे तो 180, लेकिन ये तभी लगेगा जब ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना होगा, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 10th के हिसाब से कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, है ना। ये सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब समझ नहीं पाते बच्चे कहीं। देखिए आज मैंने एक लाइन क्या पढ़ी है कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, तो जो भी चीज हम सर्कमस्क्राइबिंग के बाद लिखेंगे वो अंदर आएगी। देखो मेरे ट्रायंगल के आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल, और यहां क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल। तो फिगर ये बनेगी कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, लेकिन इसी को मैं ऐसे पढ़ूं ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो फिगर ये हो जाएगी, क्योंकि आप सर्कमस्क्राइबिंग के बाद सर्कल लिखा हुआ है तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा। तो जो भी चीज सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड के बाद लिखी होती है वो अंदर बनानी है आपने। ठीक है, तो ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ऐसे देखो ये फिगर देखो, इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड को थोड़ा याद रखें क्योंकि ये हमारे क्लास 10th में बड़ा यूज होता है। ठीक, तो ये तो बात होगी क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स की। अब क्लास 10th के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला थ्योरम क्लास 10th का देखिए ये होता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए अगर ये मेरी कोई टेंजेंट है तो इसके ऊपर अगर मैं बाहर से एक रेडियस अंदर से एक रेडियस ड्रॉ कर दूं तो ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर क्लास 10 से कि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये जो रेडियस होता है ये सेंटर से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में काउंट होता है। ठीक है,
बस इसका थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं आता आपको, ठीक है। आपने बस इसको याद रखना है कि रेडियस जो होता है सर्कल का वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, तो राइट एंगल्स फॉर्म करेंगे ये। तो आगे आप क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेंटर से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो टेंजेंट की तरफ मिलता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, इसी वजह से ये परपेंडिकुलर बन जाता है। तो बस इतना याद रखो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। क्लास 10 का जो नेक्स्ट थ्योरम है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, इस पर एक क्वेश्चन भाई आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्या क्वेश्चन थ्योरम है कि आपको साबित करना है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया था पीछे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2। बट ये प्रूफ करने को कह रहा है कि साबित करो कि इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो याद रखिए, सर्कल के बाहर यदि कोई पॉइंट लिया जाए और उससे जो 2 टेंजेंट बच्चा ड्रॉ करेगा, ये देखिए एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ करी और एक मैंने पीबी ड्रॉ करी, पीए और पीबी, तो भाई इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है तो ये भी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो अगर आपको इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, देखिए बच्चे, तो आपने इन 2 कंस्ट्रक्शन कर लेना है पहले कि OA और OB को जोड़ लेना जो कि रेडियस बन जाएंगे, और OP को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि रेडियस किस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे, तो उसको यूज कर लीजिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो भाई ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90, और ये भी 90, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का हो गया, 90 का, और ये भी कितना का हो गया, 90 का, ठीक है। तो अब ये 2 ट्रायंगल कैसे बन गए, राइट ट्रायंगल बन गए। तो जो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको OAP, और नीचे जो ट्रायंगल दिख रहा है एक और OBP, दिस बिकम्स क्या, राइट एंगल्स। और राइट एंगल्स को हम किस थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, RHS से, क्योंकि जैसे ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो PA बराबर PB आ जाएगा किससे, CPCT से। तो याद रखना है कि इसमें आपको ये 2 ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंट करना है और बात बन जाएगी। और किससे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, RHS से। तो ये देखिए RHS में क्या होता है कि कोई भी एक साइड बराबर कर दो, तो देखो मैंने OP तो कॉमन कर दिया क्योंकि OP दोनों में आ रहा है, तो OP मेरा यहाँ पर कॉमन हो गया और OA बराबर OB हो गया। और देखिए RHS में क्या होता है कि एक साइड बराबर करनी होती है और एक हाइपोटेन्यूज, उन दोनों राइट एंगल का बराबर होना चाहिए। तो OP देखो उन दोनों का क्या बन चुका है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई, ये हाइपोटेन्यूज बन चुका है, ठीक है। और OA बराबर OB हो गया, एक साइड मैंने और बराबर कर दी जिसमें रेडियस की वजह से बराबर हो रहा है, तो OA बराबर OB लिखा है क्योंकि रेडियस है। तो OAP OBP के कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS से, तो CPCT से आपको मिल जाएगा PA बराबर PB। तो याद रखें कि इसको अगर थ्योरम प्रूफ करने को आती है तो RHS थ्योरम से आपने इसको कर देना है। लेकिन याद रखना है कि भैया अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि आगे हम इस थ्योरम को डायरेक्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आइए बच्चे, अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाऊंगा। पहले थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएंगे और ये आपको एग्जाम में जरूर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 2 ही तरह के एग्जाम में होंगे, या तो डायग्राम बना हुआ मिल सकता है या बनाना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और डायग्राम बनाइए सबसे पहले। तो पढ़िए, अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हमें सर्कल के बाहर, सर्कल के जो सर्कल अगर हम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक, तो हमने मान लीजिए ये सर्कल एक ड्रॉ कर दिया। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट P लिया जाए जो 13 सेंटीमीटर के दूरी पर हो, और लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P। अब देखिए ये पॉइंट P 100% सर्कल के बाहर हो गया, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल के बाहर से बनती है। तो ये अगर हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया मान लो P, तो वो कह रहा है कि इस P पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर तक का वो दिया हुआ है। तो सर्कल का सेंटर O मान लो, तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, OP 13 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ कहता है कि इसका जो लेंथ है, जो यहां से टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ भी दे रखी है। तो टेंजेंट आपकी ये ड्रॉ हो जाएगी, देखो इसको कुछ नाम दे देते हैं OA। तो PA की जो लेंथ होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये देखिए। तो हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, तो रेडियस ऑफ सर्कल तो ये बन गया OA। तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है OA की वैल्यू क्या होगी।
तो ऐसे पहले एक एक लाइन पढ़िए और क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं कि भाई ये कैसे आ सकता है। देखिए जैसे मैंने कहा था, पहले मैं थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे फिर हम अच्छे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस, देखो ओ ए क्या है, रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट पे, ठीक है। तो रेडियस जो होता है भाई वो मेरे परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। तो जैसे रेडियस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट पे तो राइट एंगल बन गया, और राइट एंगल के पास तो फिर पाइथागोरस लगा ही देगा बच्चा। तो पहले लिख देगा बच्चा कि भाई ओ ए परपेंडिकुलर होगा एपी पे। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, ज्योमेट्री में लिखते तो जरूर है चीजों को, लेकिन रीजन नहीं देते कि भाई ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। भाई यहाँ पर हर बात का रीजन देना पड़ेगा कि अगर आपने ये लिखा है तो क्यों लिखा है। जो वे ऑफ राइटिंग होता है ना ज्योमेट्री क्वेश्चंस में, वो काफी बच्चों का बहुत बेकार होता है। वो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं आंसर्स को कि मैंने क्या कब क्या क्या लिखा है, कहां से मैंने कौन सी थ्योरम यूज करी है। तो भाई एक एक चीज यहाँ पर समझाना होता है टीचर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कारण भी बताऊंगा कि भाई रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। तो उससे अब ये राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल बन गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं दोस्तों कि भाई ओ ए का स्क्वायर अगर एपी के स्क्वायर में जुड़ेगा तो वो ओपी का स्क्वायर बन जाएगा, है ना भाई। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओपी हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब ओ ए हमें क्या करना है, फाइंड करना था। एपी कितना दिया हुआ था, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ओपी कितना गिवन था, 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई ये कितना बनेगा, 144। ये कितना बनेगा, 169। तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 में से 4 जाएगा 5, है ना, 6 में से 4 जाएगा तो 25 आ गई। और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ गया दोस्त, 5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है यहाँ पे सर्कल का वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और वैसे भी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट थे, अगर बच्चे को याद हो तो भाई 12 13 5। भाई ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ऐसे नहीं आती। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो सिंपल से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चे, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना होगा कि किस क्या बोल रहा है। तो देखिए अभी मैंने पीछे बात करी थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाइए। तो सर्कल मतलब सर्कल के अंदर एक सर्कल बनेगा। तो जैसे कि मान लो मैंने एक सर्कल बनाया ये, और इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आपको एक सर्कल और बनाना है। तो मान लो कि मैंने एक सर्कल ये बना दिया और इसके अंदर ही आप एक सर्कल और ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसके अंदर एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि रेडियस दोनों के दिए हुए 5 और 3, मतलब कि अब ऑब्वियस ही बात है, जो अगर इनका सेंटर तो सेम होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, लेकिन अब क्या होगा, देखो भाई थोड़ा सा इस फिगर को ना बड़ा बनाते हैं, आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया और उसके अंदर फिर हम एक छोटा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये इनका सेंटर हो जाएगा। अब देखो ये तो रेडियस बनेगा बड़े सर्कल का, है ना भाई। जो रेडियस होगा बड़े सर्कल का वो बनेगा यहाँ पर, और एक छोटा सर्कल बनेगा, देखिए, ठीक। अब उसने क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर तो बड़े सर्कल का रेडियस है और 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल का रेडियस है। तो लेंथ ऑफ कोड पता करिए जो लार्जर सर्कल पे टच कर रही होगी। तो भाई मैं यहाँ पर पहले कोड बनाऊंगा, जो बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड बनेगी, लेकिन छोटे सर्कल को वो टच कर रही होगी। तो अभी फिगर बनाई थी मैंने, देखो ये वाली, तो ये फिगर बनेगी। अब ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, देखो, है ना, ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, देखो। तो हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में फाइंड नहीं लिखा मैंने, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अच्छा लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हमें यहाँ पर इस कॉर्ड की लेंथ पता करनी है भाई, ए बी। तो देखो ओ ए की बल लंबाई कितनी हो गई, मतलब ओ ए की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कोई बड़े सर्कल का रेडियस है ये, और ओपी छोटे सर्कल का रेडियस है, तो भाई वो 3 हो गया। और हमें क्या फाइंड करने को कह रहा है भाई, यहाँ पर ए बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्ड भी है और टेंजेंट भी है, दोनों चीजें हैं। तो आप पहले 9th क्लास का एक थ्योरम जो मैंने पीछे बताया था वो यूज करेंगे, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बन जाएगा, देखिए ये क्यों परपेंडिकुलर बन जाएगा, पहली बात तो उसको समझिए, क्योंकि रेडियस है, और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो होगा परपेंडिकुलर बनेगा। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करें, आप कह दीजिए कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। उसका रीजन दे दो कि भाई ओपी ए बी पे क्यों परपेंडिकुलर है। तो बता दो भाई ओपी एपी पे इसलिए परपेंडिकुलर होता है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। अब उससे क्या हुआ,
अब आपने छोटे सर्कल के हिसाब से सोचा तो ये ओपी परपेंडिकुलर हुआ कॉर्ड, सॉरी टेंजेंट पे, छोटे सर्कल के टेंजेंट के हिसाब से। बड़े सर्कल के हिसाब से सोचो आप, अब बड़े सर्कल के हिसाब से, तो बड़े सर्कल के हिसाब से ये भी टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड है। और अभी 9th क्लास का थ्योरम पढ़ाया था कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरता है तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो यानी कि एपी और पीबी की लेंथ सेम है, एपी और पीबी की लेंथ सेम है, तो मैं अगर एपी की लेंथ पता कर लूं किसी तरीके से तो उसका डबल कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा। तो बस अब हमें किसी भी तरीके से पहले एपी फाइंड करना है। तो एपी निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि राइट एंगल बन गया, देखो क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर एबी हो गया, तो पाइथागोरस लगा दीजिए आप इंटर ओपी ए में जाके। तो क्या लिखोगे बताओ, आप लिखोगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, है ना। और ओ ए की लेंथ कितनी रख दोगे 5, ओपी की लेंथ कितनी रख दोगे 3, और यहां से एपी की निकाल लो। तो एपी का स्क्वायर यहां से आ जाएगा 25 माइनस 9, है ना 16। तो एपी की लेंथ कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। फिर आप टीचर को एक बात बताओगे कि भाई अगर ये जो ओ ए ओपी था ये अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो देन 9th क्लास की थ्योरम के हिसाब से एपी और पीबी की लेंथ बराबर है। ठीक है भाई, तो वहां पर थ्योरम लिख दो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना भाई, यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है भाई, तो बस अब ए बी की लेंथ कैसे लाओगे, ए बी की लेंथ बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए पी, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी 2 इंटू 4, तो बोलो कितना आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे 9th क्लास का भी थ्योरम यूज हुआ और 10th का भी यूज हुआ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए भाई। ठीक है, तो इसको अगर आप फिगर को क्या बोलना चाहेंगे, इसको बोलना चाहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, अब फिर कह रहा है कि ये इसको टच कर रहे हैं सर्कल को पी क्यू आर एस में मान लीजिए, और एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो साबित करो कि ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस डी ए के बराबर होगा। तो आइए अब ये काम कैसे होगा भाई, तो देखिए यहां पर आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, कि आप यहां पर देखिए सारे एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेंगे। देखो आप सबसे पहले आप इसको एक्सटर्नल पॉइंट मानो ए को, अगर ए भाई एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो भाई यहां से आपका एपी और एएस बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्योंकि एक ही थ्योरम बार बार यूज करेंगे तो हम इसको लिख देते हैं क्या, कि भाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अभी तो कराई थी मैंने थ्योरम ये, तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है भाई, ये लिख दिया आपने। तो आप देखो सबसे पहले किसको एक्सटर्नल पॉइंट बना लो, ए को, तो ए को एक्सटर्नल पॉइंट बना लोगे भाई मेरे, इधर आओ, तो फिर आप क्या लिख दोगे, एपी बराबर किसके है, एएस के, है ना भाई, पहली इक्वेशन। एपी बराबर एएस हो गया पहली इक्वेशन। अब बी को एक्सटर्नल पॉइंट बना लो भाई, अगर बच्चा बी को एक्सटर्नल पॉइंट बना लेता है तो फिर इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी आपस में, है ना भाई, ये देखिए ये दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी आपस में, इसकी और इसकी, ये दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे सर ये बन गया बीपी बराबर बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अब लिखने को तो बच्चा ये भी लिख सकता था बी क्यू बराबर बी क्यू बराबर बीपी, लेकिन आपने बीपी को एपी की तरफ ही लिखना है। जैसे एपी बराबर पहले आपने क्या लिखा था एएस, और अगली बार आप बीपी बराबर क्या लिख रहे हैं बी क्यू, बट बीपी को मैं एपी की साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं क्योंकि दोनों लेफ्ट पे रहेंगे। कारण क्योंकि आप एपी और बीपी को जोड़ेंगे ना तभी तो एबी बनेगा, जो मुझे प्रूफ करना है। ये देखिए मुझे अगर एबी लाना है तो एपी और बीपी जुड़ रहे हैं तभी तो एबी बनेगा। तो लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि किसको लेफ्ट में लिखना है किसको राइट में लिखना है। चलिए अब सी को एक्सटर्नल पॉइंट बना लो दोस्त, अगर सी को एक्सटर्नल पॉइंट बनाओगे तो इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। तो बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा, सी आर बराबर सी क्यू, लेकिन सी क्यू को मैं यहां लिखूंगा, सी आर को मैं यहां लिखूंगा, थर्ड इक्वेशन। और लास्ट हम डी को एक्सटर्नल पॉइंट बना लेंगे तो डीएस और डी आर भी बराबर हो जाएंगे, बट मैं डी आर को यहां लिखूंगा, डीएस को यहां लिखूंगा, फोर्थ इक्वेशन। तो ऐसे करके आपने सारे एक्सटर्नल पॉइंट, जो सारे वर्टेक्स हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के, वो सभी एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेंगे और उनसे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स जो होंगी दोनों, उनकी लेंथ इक्वल करते जाइए बस। अब जैसे ही आप इन सभी को ऐड करेंगे
आपका आंसर आ जाएगा। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बताइए क्या मिलेगा आपको अब। तो बच्चा कहेगा सर यहां से मिल रहा है एपी प्लस बीपी और आगे हमें मिल जाएगा सीआर प्लस डीआर। अच्छा सर इधर क्या मिल रहा है एएस प्लस बीक्यू और साथ में सीक्यू प्लस डीएस। ठीक है भाई, अब जोड़ो, बताओ एपी प्लस बीपी डायग्राम से क्या बनेगा। एपी प्लस बीपी खुद बताओ, एपी प्लस बीपी एबी बनेगा, तो इसकी जगह पे एबी लिख दो। सीआर प्लस डीआर क्या बनेगा चेक करो, सीआर प्लस डीआर, तो सर ये सीडी बनेगा। अच्छा अब एएस को किसमें जोड़ोगे, देखो बीक्यू और सीक्यू जोड़ो पहले, तो बीक्यू और सीक्यू क्या बन रहे हैं बीसी। ये देखो ना बीक्यू और सीक्यू क्या बन रहे हैं बीसी। और बचे हुए जो एएस और डीएस बचे है ना, क्या बचे भाई एएस और डीएस बचे ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं भाई एडी, तो इसकी जगह पे एडी लिख दो यहाँ पे भाई। लो भाई हो गया क्वेश्चन खत्म। आया समझ में। तो सारे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की टेंजेंट को इक्वल करिए और कैसे लिखना उसका ध्यान रखिए, फिर सबको ऐड करिए आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा भाई, इसी से मैं एक क्वेश्चन और बना सकता हूं। मान लीजिए कि अब ये जो एबीसीडी है ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट एक अलग क्वेश्चन बना दिया देखो मैंने, कि अगर एबीसीडी एक क्या है पैरेललोग्राम है, तो टीचर कहेगा ये पैरेललोग्राम तो है जिसके अंदर आप मान लो पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ है, लेकिन आपको कहेगा कि साबित करो कि अब ये एबीसीडी पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, मान लो इसी से बन जाएगा ये क्वेश्चन भाई। तो यहां तक तो आपने आना ही आना इस क्वेश्चन में भी। अगर मान लो कहता है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल और साबित करिए कि वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है, तो पहले इतना काम तो आपने करना ही करना है जो मैंने कर रखा है, इतना कर लिया यहां तक। अब मुझे बताओ कि पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड से देखो पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है ना, तो बहुत सिंपल है, उसकी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो। अगर मैं साबित कर दूं ना कि ए बी और बी सी बराबर है, तो एक पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो अब बस आपने क्या करना है, देखो यहीं पे करके दिखा देता हूं। तो आपने बोलना है कि भाई एबीसीडी अगर आप पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो फिर ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। ए बी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। और जो बीसी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी के बराबर। ये क्यों हो गया, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उसको अब यहाँ पे लिख दो। तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी बराबर में क्या बन जाएगा दोस्त, बीसी प्लस बीसी, क्योंकि मैं एडी को हटा के भी बीसी लिख दूंगा और यहाँ मैंने सीडी को हटा के ए बी लिख दिया। तो क्या मिला बोलो, 2ab बराबर 2bc। तो क्या साबित हो गया कि ए बी किसके बराबर है, बीसी के, जो मैं चाहता था। और जैसे ही ए बी बराबर बीसी हुआ तो लिख दो कि ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। क्योंकि पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी तो सारी साइड बराबर बन जाएंगी, और जब पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर हो जाती है तो वो रोम्बस बन जाता है। तो देखा, इसी से आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं जो मैंने अभी किया है। तो इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए बच्चे इसको बनाते हैं। अब इसमें एक डायग्राम आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है और ऊपर से एक ट्रायंगल की बात हो रही है, और कह रहे हैं कि साबित कर दो ये जो ए क्यू की लेंथ होगी, जो टेंजेंट सी दिख रही है ए क्यू, ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। ये क्वेश्चन में साबित करना है आपको भाई। तो आइए कैसे करेंगे कि ये चीज कैसे ला पाएंगे। तो देखो भाई, यहां पर भी आपने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ होती है उनकी लेंथ बराबर होती है ना। तो पहले पकड़ लो कि यहाँ पर कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट है और जिनसे टेंजेंट बन रही है, ठीक है ना। तो याद रखना कि इस क्वेश्चन में यहां से शुरुआत करना है। तो इसका जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले वही लाइन लिख दूंगा कि भाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन कौन से टेंजेंट्स बराबर होती जाएंगी, जल्दी बताते जाओ। अगर ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, ए को, अरे भाई ए ये रहा, तो ये ए क्यू और किसकी लेंथ, ए आर की लेंथ बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट बन रही है। तो ए क्यू बराबर ए आर मिल गया सर, ओके रिपोर्ट है। अच्छा बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लो। अब अगर बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानोगे तो बी क्यू और बीपी भी बराबर हो जाएंगे। तो सर एक और मिल गया, बी क्यू बराबर बीपी। अच्छा सी को एक्सटर्नल पॉइंट बना लो। अब भाई अगर सी को एक्सटर्नल पॉइंट बना लोगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, सी आर और सी पी।
CR और CP। ठीक है भाई, तो जो जो एक्सटर्नल पॉइंट मुझे दिख रहे थे और जिससे टेंजेंट बनती हुई ड्रॉ हो रही थी सर्कल के ऊपर, वो मैंने बराबर कर दी। अब मुद्दे पे आओ। मुद्दा यह है कि आपको AQ को साबित करना है कि किसके बराबर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो चीज मेरे को आसान लगती है वहां से स्टार्ट करो भाई। मेरे को यह आसान लगता है कि भैया मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो आता है निकालने, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम कर दो भाई। तो क्या क्या हो जाएगा, AB, BC और AC। ये तो तीन साइड है भाई इसकी, AB और BC और AC। अब तुम्हें जो चाहिए उसको लेकर आओ और जो तुम्हें नहीं चाहिए उसको हटाओ। ठीक है भाई, देखो कैसे। अगर मैं तुमसे कहूं कि AB कैसे निकालोगे, तो अब बच्चा कहेगा सर AB हटाना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हटाना है भाई। तो AB को हटा के आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ। ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से। मैंने क्या किया, AB को हटा के क्या लिख दिया, AQ माइनस BQ लिख सकता हूं भाई, AQ माइनस BQ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, BC को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हटा के मैं लिख सकता हूं BP प्लस CP। अरे भाई देखो ना, डायग्राम देखते जाओ, BP प्लस CP BC बनता है। अच्छा, AC को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने AB को हटा के लिखा था AQ माइनस BQ, तो वैसे ही मैं AC को हटा के लिख सकता हूं भाई AR माइनस CR, AR माइनस CR लिख सकता हूं। अब देखो, AQ तो मेरे को चाहिए, तो AQ को जिंदा रखो भाई, BQ को BQ रखते हुए BP को BQ रख दो, क्योंकि BP BQ के बराबर है, तो ये देखो। अच्छा, CP को जिंदा रखो और AR को हटाओ, क्योंकि AR नहीं चाहिए, तो AR किसके बराबर है, AQ के, तो ये AQ हो गया। और CR को CP रख दो, CR को CP रख दो भाई, तभी CP कटेगा भाई। ये देखो, तो मैंने क्या क्या चेंज किया मैं बता देता हूं। मैंने AQ को जिंदा रखा, BQ को जिंदा रखा, BP को हटा के मैंने BQ कर दिया, CP को मैंने एच रखा, AR को हटा के मैंने AQ रख दिया और CR को हटा के मैंने CP रख दिया। ठीक है भाई, अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो BQ माइनस BQ प्लस BQ कट गया, CP से CP कट गया, तो बोलो यहाँ क्या आंसर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ AQ, क्योंकि AQ प्लस AQ क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ AQ। और 2 को उधर भेज दो, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ABC। तो भाई अगर ये वैल्यू हमारी चल रही थी बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मैंने साबित कर दिया ना कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC तो AQ है, तो AQ की वैल्यू क्या बनेगी यहां से, हाफ इनटू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। लो भाई, तो ये लॉजिक से आपको जाना है कि पहले भैया हमने ट्रायंगल देखा कि भैया उसके ऊपर कौन कौन जो ट्रायंगल जिसको लेकर आना था पेरीमीटर, उसका यूज कर लिया, और एक्सटर्नल पॉइंट्स और टेंजेंट ड्रॉ करी तो उनको यूज करा। तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा भाई, जो चाहिए उसको लाओ, जो नहीं चाहिए उसको हटाओ, तो उस लॉजिक पे चलना होता है। तो आई होप समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई ये भी। तो आइए, तो देखिए जो मैं बोल रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। आप पेपर देकर आओगे फिर कहोगे अरे भाई सर ने जो क्वेश्चन कराया था उन्हीं में से आ गया एग्जाम में भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में फिर। चलिए, तो अगर एंगल सी कह रहा है 90 डिग्री का है, तो मतलब ये राइट एंगल हो गया। ये जो ABC बना हुआ है ये राइट एंगल हो गया ना भाई, एंगल सी 90 डिग्री, ये गिवन है, ये गिवन है ऑलरेडी। और AB की जो लेंथ है वो C है, इसकी जो लेंथ है वो C लेनी है, ठीक है। BC की लेंथ आपको A लेनी है, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और AC की लेंथ को आपने B लेना है। तो साबित कर दो कि अगर R इस सर्कल का रेडियस है, जो R यहां पे लिखा हुआ है ये इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो साबित करना है कि जो सर्कल का R अगर मान लो मैं रेडियस बना दूं, तो ये रेडियस बना दो मान लो, तो ये जो रेडियस मैंने यहां बना दिया R, तो साबित करना है कि ये रेडियस इसकी वैल्यू A प्लस B माइनस C बाई 2 के क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा कुछ प्रूफ करना है, जहां पर ABC क्या है, इस राइट एंगल की जो साइड्स है उनकी लेंथ है, ठीक है। कौन किसकी लेंथ है वो बता रखा उसने। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई इसका प्रूफ देखो भाई। अब अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर, ठीक है भाई। अब रेडियस अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है मेरे दोस्त,
तो क्या भाई ये वाला रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, ये टेंजेंट होगी ना इसके लिए भाई, बीसी टेंजेंट हो रहा है, एसी भी टेंजेंट हो रहा है, एबी भी टेंजेंट हो रहा है, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल बैठा हुआ है, तो उसकी सारी साइड्स उस पर टेंजेंट का काम कर रही हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये रेडियस ले लो तो ये भी 90 हो गया। तो भाई ये 90, ये 90, ये 90, तो इसका तो भाई तो सारे एंगल ही 90 डिग्री के नहीं हो जाएंगे अब भाई? अगर ये 90, ये 90 दिया हुआ था सी, अच्छा डी मैंने 90 प्रूफ कर दिया, ई भी 90 प्रूफ कर दिया, तो सारे एंगल का सम 360 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा भाई, बीच में सेंटर वाला एंगल। तो सारे 90 बन गए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें आपका सी डी और सीई पहले से बराबर है, और ओडी और ओई भी बराबर है, क्योंकि ओडी और ओई रेडियस है, और सी डी और सीई और सी डी जो है एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट है। ठीक है, तो देखो भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा। तो यहां से रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट करते ही मेरे को क्या मिला, एंगल डी कितना मिल गया भाई, 90 डिग्री। एंगल ई कितना मिल गया भाई, 90 डिग्री है। तो उससे क्या हुआ, बट अब एंगल सी तो पहले से 90 था, तो सो जो सेंटर पे एंगल बन रहा था इसका नाम क्या है, ईओडी, ये भी 90 हो गया भाई। ठीक, अच्छा ओडी बराबर किसके था, ओई के था, क्यों, क्योंकि ये रेडियस था। ठीक है, अच्छा और CD और CE बराबर थे, CD और CE बराबर थे। अच्छा CD और CE क्यों बराबर हो गए भाई, CDC इसलिए बराबर हो गए क्योंकि अब देखो मैं थ्योरम लिख रहा हूं, बट आप पेपर में पूरा लिख देना, ठीक है, अभी मैंने टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये थ्योरम थी, थ्योरम कौन सी वाली, वही वाली कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इनकी लेंथ बराबर होती है। तो इतनी फिगर आप देखेंगे भाई, ये सारे 90, एडजेसेंट साइड भी बराबर, सब बराबर, तो भाई ये जो ODCE है ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है भाई, स्क्वायर की खास बात ये तो सारे साइड बराबर होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब इसके स्क्वायर बनने से मेरे को क्या फायदा होगा, देखो तो मुझे बताओ कि इसकी सारी लेंथ बराबर हो गई, यानी OD, उसके बाद DC, फिर उसके बाद EC, उसके बाद OE, ये सब R बन गए। देखो तो ये सारे के सारे R बन गए भाई साहब। तो ये भी R था, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये सारे रेडियस हो गए आपके लिए, ये सारे रेडियस हो गए आपके लिए। ठीक है, अब यहां से अब कैसे आगे बढ़ना है ताकि हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकें, वो बच्चा अब आप देखिए ध्यान से। ठीक है, वो आप ध्यान से देखिए। अब चलिए, तो अब मैंने प्रूफ पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो अंदर फिगर बन रही है स्क्वायर है। अब इसके स्क्वायर होने से ये R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, अब दिमाग लगाना, मेरे साथ साथ दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा ध्यान पूर्वक चलेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये पूरा यहां से यहां तक A है, फिगर देखो ध्यान से, फिगर देखिए ध्यान से, अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ा जूम कर देते हैं। आइए आइए, ये देखो अब फिगर को ध्यान से देखिए, सारा कहानी यहीं से निकाल दूंगा मैं। अच्छा बताइए जरा कि ये BC कितना लेंथ है, BC की लेंथ बोलो जल्दी से, A। अच्छा BC A है और ये इतना R है, इतना R है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया भाई, A माइनस R। ठीक है, ये बचा हुआ A माइनस R हो गया। अच्छा ये यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक R है, और AC पूरा B है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया भाई साहब, ये भी B माइनस R हो गया। सर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई, ये पूरा A था, इतना R है, तो ये माइनस R हो गया BD, और A से लेकर E तक की जो लेंथ है वो भी B माइनस R होगी हमारे लिए। अच्छा अब मुझे बताओ कि A एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है, जल्दी बोलो। बच्चा कहेगा हाँ सर ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अच्छा भाई अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसे ड्रॉ की गई टेंजेंट बराबर होंगी, तो फिर इसका मतलब है अगर ये नीचे वाली वैल्यू B माइनस R निकाली थी आपने, तो ये ऊपर वाली भी B माइनस R हो जाएगी यहां से यहां तक। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा B को एक्सटर्नल पॉइंट मान लो सर। अच्छा B एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं भाई, ये देखिए, तो इन दोनों की टेंजेंट की लेंथ भी बराबर हो जाएगी। ये देखिए इन दोनों की टेंजेंट की लेंथ भी बराबर हो जाएगी, ये और ये। तो अगर आप ये दोनों को बराबर कह रहे हैं सर, तो ये अगर A माइनस R है तो भाई ये भी A माइनस R हो जाएगा सर यहाँ से। मैंने कहा ओके रिपोर्ट है भाई साहब। तो भाई देखिए झोल झाल चल नहीं है, कहीं पता लगा झोल झाल के चक्कर में फंस गए ले भाई। ध्यान से देखो, पहले स्क्वायर बनाया, अब ये R हुआ, ये पूरा A था, तो ये A माइनस R हो गया BD। अच्छा A माइनस R BD हुआ तो BF भी वही हो गया A माइनस R, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट थी, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये R था तो बचा हुआ B माइनस R हो गया AE। अच्छा AE अगर B माइनस R हुआ तो AF भी B माइनस R हो गया भाई साहब। ठीक, अब इन सारी बातों को टीचर को भी तो समझाना है भाई, अपने आप को थोड़ा समझाना है। आधे बच्चे क्या करते हैं, पेपर अपने आप को समझा के आ जाते हैं और नंबर फिर देखते हैं 0 आ रहे हैं भाई। क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को समझाया भाई, टीचर को भी तो समझाओ सारी बातें।
तो कैसे समझाऊंगा देखो अब। तो टीचर के सामने पहले तो मैं ये लाइन यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई देखिए, अब मेरे को आपने बोला था कि बीसी की जो लंबाई है, इधर देखिए आपने मेरे को दिया हुआ था कि बीसी की जो लंबाई है वो है ए। बीसी अगर लंबाई ए है और डीसी, ये देखिए डीसी जो है वो आर है, तो यहां से मैंने किसकी लेंथ निकाली सबसे पहले, बीडी की। तो बीडी सर मेरे पास आ गया बीसी माइनस सीडी, और वो बन गया कितना, ए माइनस आर। तो बीडी आ गया यहां से ए माइनस आर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या बोला, आपने सर उसके बाद ये बोला कि बीडी और बीएफ की लेंथ सेम होगी। अच्छा, बीडी और बीएफ की लेंथ सेम होगी तो ये भी ए माइनस आर। वो रीजन लिख देना भाई, थ्योरम, ठीक है भाई, मैं समय बचाने के लिए थ्योरम लिख दे रहा हूं। चलिए, उसके बाद फिर आपने ऐसे ही बोला सर एसी की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है बी, ठीक है, तो वहां से आपने ए ही निकाल लिया, ठीक है। एसी की लेंथ आपने दे रखी है बी, वहां से आपने ए कैसे निकाला, एसी माइनस सीई कर दिया, एसी माइनस सीई कर दिया, एसी माइनस सीई कर दिया। तो फिर एई की लेंथ कितनी आ गई भाई, बी माइनस आर, क्योंकि सीई भी देखो आर के बराबर है, ठीक। अच्छा, अब एई अगर ये हुआ तो एएफ भी वही हो गया, तो एएफ बराबर एई हो गया बी माइनस आर। रीजन फिर से वही लिख देना, थ्योरम, यहाँ पे भी सेम रीजन आ जाएगा, वही थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब हमें आर ए बी सी में रिलेशन लाना है, तो हम इस हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ चुका है। देखो, अब हाइपोटेन्यूज कौन है आपके लिए, ए बी। ध्यान से देखिए, हाइपोटेन्यूज कौन है आपके लिए, ए बी। लेकिन क्या ये ए बी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए एफ प्लस बी एफ, तो आप इसको लिख दीजिए ए एफ प्लस बी एफ। अब आपका आंसर आ चुका है, बस अब आपका आंसर आ चुका है, देखते जाना फटाफट। बोलो ए बी की लेंथ कितनी है, सी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, सी। ए एफ कितना निकाला सर, बी माइनस आर। बी एफ कितना निकाला सर, ए माइनस आर। निकाला है ना भाई, आपके सामने निकाला है ऊपर। अच्छा, अब हमें आर वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे बस। तो देखो सी इधर आ गया, बी आ गया, ए आ गया, माइनस का 2r हो गया। अब 2r को इधर ले आओ, 2r इधर आएगा तो a प्लस बी माइनस सी हो गया। तो बोलो r की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी माइनस सी बाय 2। ये देखिए a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो ये है तरीका भाई इस क्वेश्चन को करने का, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से जाना पड़ेगा, पहले स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर बनाने के बाद फिर उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी उनका कॉन्सेप्ट यूज करना है और हाइपोटेन्यूज तक पहुंचना है। ये दिमाग में रखना कि हाइपोटेन्यूज की दोनों पूरी लेंथ निकालनी है और उसको फिर ब्रेक करके अब जब लास्ट में यहां करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। चलिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी वही हो रहा है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो लिखा आ सकता है कि ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और उसके बाद फिर आपको सारी लेंथ दे देगा टीचर। तो आपको जो लेंथ दे रखी है ए बी कितना दे रखा है, देखो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है भाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद आपको सी ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए एडी, अच्छा ये पॉइंट थोड़े मिसिंग है, मैं लिख देता हूं। एडी निकालना है तो एडी, तो ये डी होगा हमारे लिए, ठीक है, और बीई तो ये ई हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा एफ हो जाएगा। तो अब हमें लेंथ क्या क्या फाइंड करनी है, एडी, बीई और सी एफ। तो कुछ कुछ ये देखिए क्वेश्चन जो है मैं पिछले जैसे कॉन्सेप्ट से ही बनाऊंगा, देखना आप ये क्वेश्चन आप देखेंगे मुझे बनाते हुए तो वही कॉन्सेप्ट को मैं यूज करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, कुछ वैसा वैसा ही होगा। चलिए, तो आप देखिए यहां पर भी सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स तो आपको नजर आ ही रहे हैं, तो उन्हीं एक्सटर्नल पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको चलना है। देखो 2 मिनट में सारा आंसर निकाल दूंगा मैं, आप फटाफट मेरा साथ दीजिए बस। आइए देखिए, चलो मान लो कि बीई की लेंथ x है, मान लो, ठीक है भाई, लेट कर लो कि बीई की लेंथ कितनी है, x है। चलो आप मेरे साथ साथ दौड़ो, आओ। अगर भाई बीई की लेंथ तूने x मान ली, यहां से यहां तक x मान ली, तो बताओ ईसी कितना होगा। अरे जल्दी बोलो ना, ईसी कितना होगा, डायग्राम देखो और बताओ ईसी की लेंथ कितनी होगी भाई। तो बच्चा कहेगा सर ईसी 8 माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 8 माइनस एक्स हो गया ईसी, तो भाई ये भी 8 माइनस एक्स हो गया। मैंने कहा ओहो बहुत बढ़िया। सर ये कैसे 8 माइनस एक्स हो गया सी एफ। अरे मैंने कहा भाई सीई और सी एफ की लेंथ सेम नहीं होगी क्या,
एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है भाई तू। अच्छा ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो जाएगा सर फिर तो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि बीई और बीडी की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट है। अच्छा अगर ये एक्स है तो फिर सर ये तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये एक्स है तो एडी की जो लेंथ है वो 12 माइनस एक्स हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 12 है, इतना बचा हुआ एक्स था तो 12 माइनस एक्स। फिर बच्चा कह रहा अच्छा एडी बराबर ही ए एफ हो जाएगा तो सर ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो देखा सिर्फ एक चीज लेट करनी है आपको, क्या, बीई, और बीई जैसे ही आप एक्स लेट करोगे सारे निकल जाएंगे भाई ये। तो इसको आपने एक्स माना तो ये भी एक्स हो गया, उससे ये 12 माइनस एक्स आ गया एडी। अच्छा एडी 12 माइनस एक्स आ गया तो ए एफ भी 12 माइनस एक्स आ गया। अच्छा इसको एक्स माना था तो बचा हुआ ईसी क्या बना, 8 माइनस एक्स। अब सीई अगर 8 माइनस एक्स है तो सी एफ भी 8 माइनस एक्स हो गया। देखो अब बस एक्स निकालना है, एक्स निकलते ये तीनों की लेंथ आ जाएगी जो पूछ रहा था भाई। तो देखिए अब तो ये सारी चीजें आप क्वेश्चन में टीचर को बता देना भाई, ठीक है। तो पहले तो वो लाइन लिख दो अपनी सुंदर वाली कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट बराबर हुई है बता दो जल्दी जल्दी से। सर बीई और बीडी बराबर हो गए, सीई और सीएफ बराबर हो गए, अच्छा एडी और एएफ बराबर हो गए बस। तो चलिए अब मैंने बीई को एक्स माना था तो सर जो आपने ईसी निकाला वो आपने निकाल दिया 8 माइनस एक्स। ये कैसे आया सर? सर ईसी निकालने के लिए आपने बीसी में से बीई हटा दिया तो ये 8 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ये 8 माइनस एक्स हो गया। अगर ये 8 माइनस एक्स हो गया कौन बताओ, ईसी, तो सीएफ भी वही हो गया क्योंकि सीएफ उसके बराबर था, तो ये भी 8 माइनस एक्स आ गया सर। अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या किया सर? अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया भाई, बीई और बीडी भी बराबर कर दिए थे ना। ये देखो बीई और बीडी बराबर थे तो बीई को अगर मैंने माना हुआ था एक्स तो ये भी एक्स हो गया भाई। उसकी मदद से मैंने एडी निकाल दिया। अच्छा एडी कैसे निकाला सर आपने? मैंने कहा भाई देख एबी में से मैंने बीडी हटा दिया तो ये 12 माइनस एक्स हो गया। जैसे एडी 12 माइनस एक्स हुआ तो सर एएफ भी 12 माइनस एक्स हो गया क्योंकि वो दोनों बराबर थे आपस में, ठीक है भाई। तो ये चीजें मैंने यूज कर ली। अब मैं इसको एक्स निकालना है तो मैं एसी को यूज करूंगा, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने ऐसी कॉन्सेप्ट यूज किया था। आप देखो तो एसी की जगह पर आप क्या लिखना चाहेंगे? एसी को तोड़कर लिख दो क्या, एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी। और एसी की टोटल लंबाई कितनी है भाई 10। एएफ कितना निकाला 12 माइनस एक्स। एफसी कितना निकाला भाई, एफसी कहां गया, सीएफ यानी कि 8 माइनस एक्स। चलिए 12 प्लस 8 कितना होता है 20, तो 20 माइनस 2x, इधर 10 ही बचा, 2x को इधर ले आओ भाई तो 2x बराबर 10 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया सर। x 5 आ गया तो भाई सब आ गया। अभी ये सब कैसे आ गए देखते जाओ सभी बच्चे बोर्ड पे। x किसको माना था, बीई को माना था तो बीई की लेंथ आ गई भाई सबसे पहले, बीई आ गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या मांगा था, एडी, एडी कहाँ है भाई, एडी ये रहा 12 माइनस एक्स, तो एडी हो गया 12 माइनस 5 तो कितना हो गया भाई साहब 7 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या निकालना था, सीएफ निकालना था। सीएफ की लेंथ देखो किसके बराबर है, सीएफ ये रहा 8 माइनस एक्स, तो यही निकाल देता हूं इसको मैं, 8 माइनस एक्स तो 8 माइनस 5 कर दो भाई, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। इस तरह से आप इन सभी को निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है भाई को, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की टेंजेंट की लेंथ को इक्वल करते जाइए और उसको यूज करना सीखिए जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में करा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भाई हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो जब डायग्राम देखो खुद बनाने पड़ जाते हैं तो क्वेश्चन वैसे ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि आधे बच्चे तो डायग्राम ही गलत बना देते हैं। तो जब डायग्राम ही गलत बना दिया तो भाई तो फिर तो क्वेश्चन गलत ही हो गया आपका पहली। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा है कि टू कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी इन टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ई बिटवीन देयर सेंटर। अब दो सर्कल लेने, अब सर्कल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये इंटरसेक्टिंग है कि टच कर रहे हैं, तो ये दूर दूर ही है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दूर दूर सर्कल बनाओ। तो एक सर्कल भाई साहब ये बना दो और एक सर्कल भाई साहब ये बना दो। आप कह रहे हैं दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। दो कॉमन टेंजेंट है, ए बी भी कॉमन है, सी डी भी कॉमन है।
ठीक है, ए बी और सी डी दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इस तरह से ड्रॉ करनी है ओ डैश, मतलब इसका सेंटर मान लो अगर हम ओ डैश ले लेते हैं, ओ सॉरी इसका ओ डैश ले लेते हैं, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ई पॉइंट पे बिटवीन देयर सेंटर। तो अब सेंटर को जोड़ने वाली लाइन देखो ये बनेगी, तो अब मेरी जो टेंजेंट होंगी वो इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली सेंटर वाली लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ कहीं। तो वो टेंजेंट देखो मुझे कैसे बनानी पड़ेगी भाई, तो एक टेंजेंट मैं देखो ऐसे बनाऊंगा और एक टेंजेंट मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी भाई ये इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा भाई इसका, और ये पॉइंट आपका ई बन जाएगा भाई। और एक टेंजेंट का नाम दिया था उसने ए बी और एक को सी डी नाम दे देते हैं। आओ, ये है इस क्वेश्चन का डायग्राम। अब क्या प्रूफ करना है भाई वो देखो, प्रूफ करना है कि ओ ई ओ डैश, ओ ई ओ डैश ये सब कॉलिनियर है। अब ओ ई ओ डैश को कॉलिनियर बनाना है भाई। कॉलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। एक बच्चा कहेगा ये एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, प्रूफ क्यों करवा रहा है हमसे ये? भाई ये तो ज्योमेट्री है, जो आंखें के सामने दिख रहा होता है ना वो भी प्रूफ करना पड़ता है। तो इसमें अब आपको ओ ई ओ डैश को कॉलिनियर लाने के लिए इनको स्ट्रेट लाइन में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई करते हैं ना ये। तो आपको क्या दिमाग में लगाना है यहाँ पे, देखिए ये पूरे एंगल पे फोकस करिए आप, ये पूरे एंगल पे, इस पूरे एंगल को अगर आप 180 साबित कर दीजिए, ये जो आधा चांद बन रहा है ना मेरे दोस्त, इस पूरे को आप क्या साबित कर दीजिए 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वह स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री तो होता है। तो बस ये काम करना है, तो उसको लाने की मेहनत कैसी होगी देखो। अब ये वाला एंगल दिख रहा है भाई सबको, ये नीचे की तरफ ये वाला एंगल, इसको बना लो 1, इसको बना लो 2, इसको बनाओ 3, इसको बनाओ 4, इसको बनाओ 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 एंगलों की जरूरत पड़ेगी भाई मेरे को। और उसके अलावा यहाँ पर इसको यहाँ ज्वाइन करो और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन में डाल देना, ठीक है। थोड़ा समय बचा लेते हैं फटाफट भाई, अभी और भी क्वेश्चन करने। तो फिर ये अब आपका इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है अपने, जिससे कि एंगल 1 बराबर 2 आएगा। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, लेकिन अब हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट अब ये हो गया है कि भाई ये जो एंगल बन रहा है कितनों से बन रहा है, आधा चांद जो मैंने बनाया था कि 2 + 3 + 4, इसका सम लाना है 180। अब ये प्रूफ करना है, क्योंकि अगर 2 + 3 + 4 का सम 180 ले आए तो कहानी खत्म होगी भाई, कहानी खत्म होगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन ट्रायंगल में जाऊंगा सबसे पहले ओ ई ए, और इन ट्रायंगल दूसरा पकड़ लो ओ सी ई, इनको करो कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट बड़े प्यार से हो रहे हैं, देखो ओ ए बराबर ओ सी होगा, क्यों, अरे रेडियस है भाई। अच्छा ओ ई दोनों में कॉमन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, और सर ई ए बराबर ई सी होगा। ये ई ए बराबर ई सी क्यों हो गया सर? अरे भाई सेंट्रल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है भाई, कितनी बार बताएंगे आप, ये याद रखिए। ये टेंजेंट है दोनों की दोनों ई पॉइंट्स, तो ये टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, दोनों की लेंथ बराबर हो गई। तो उससे सर ये थ्योरम होगी भाई। अब मैं थ्योरम ही लिखूं, टाइम बचा लिया मैंने, आप पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब थ्योरम भाई साहब, टीचर कह रहा कौन सी थ्योरम भाई, पूरा नाम लिख कर आना। चलिए, ट्रायंगल ओ ई ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बोलो किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ओ सी ई के, बाय ट्रिपल एस। इससे फायदा क्या हुआ सर? मैंने कहा फायदा ये हुआ कि एंगल 1 बराबर 2 आ गया सीपीसीटी से। अच्छा, जैसे एंगल 1 बराबर 2 आया तो एक बच्चा कहेगा अच्छा तो फिर सर सिमिलरली एक बात बताऊं मैंने कहा बोलो। कह रहा सिमिलरली सर फिर एंगल 5 बराबर 4 भी हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मेहनत बचा ली तूने अपनी भाई। जैसे 1 बराबर 2 हो गया तो 5 बराबर 4 भी तो हो गया, 5 बराबर 4 भी हो गया, ठीक। अब एक एंगल यहां पे मुझे पिक्चर में और लाना पड़ेगा भाई। ये पॉइंट मेरा ई है, देखो ये छठा एंगल आ गया भाई, 6th एंगल। अब ये 6th एंगल जो है ये किसके बराबर है, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से। ये एंगल 6 जो है किसके बराबर है? बचेगा 6 3 के बराबर है। 6 3 के बराबर कैसे हो गया भाई? मैंने कहा ये देखो ना भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते थे ये, बचपन के दिन याद करो। तो 3 बराबर 6 हो गया वर्टिकली अपोजिट। अच्छा 1 बराबर 2
और 4 बराबर 5 कर दिया और 3 बराबर 6 कर दिया। ठीक है भाई, अब लाना क्या है, लाना तो कुछ 180 था 2 3 4 को, तो भाई इन सारे एंगलों को जोड़ो, 1 से लेकर 6 तक के सारे एंगल जोड़ दो भाई, और बताओ जरा क्या आंसर आएगा। तो भाई अगर 1 से लेकर 6 तक के सारे एंगल जोड़ दूं मैं, तो भाई 360 डिग्री बन गया। ये तो हर बच्चा समझ रहा होगा, 360 डिग्री बन गया भाई, ये 360 डिग्री बन गया। देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360। ठीक है भाई, अब जो चाहिए उन्हें बचाओ और जो नहीं चाहिए उनको उड़ाओ। कौन चाहिए भाई, 2 3 4 चाहिए बस, 2 3 4 को हम बचाएंगे, बाकी सबको उड़ाएंगे। चल एंगल 1 नीचे उड़ा दो भाई साहब। एंगल 1 किसके बराबर है भाई, 2 के बराबर है। चल भाई तू उड़ जा। 2 अपन को चाहिए भाई साहब, 3 भी अपन को चाहिए, छोड़ दो उसको। 4 भी अपन को चाहिए, छोड़ दो उसको। 5 नहीं चाहिए भाई, 5 इसके बराबर है 4 के, तो चलो भाई तू 4 आ जा। 6 किसके बराबर है, 3 के, अभी साबित किया ऊपर देखो, तो ये हो गया 360। तो सारे एंगल 2 2 बार आ गए, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 बराबर 360। 2 कॉमन उठाओ मेरे दोस्त, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बराबर बोलो 360। और 2 3 4 कितना हो गया भाई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बोलो 180। लो भाई हो गया काम अपना। तो 2 3 4 जैसे ही 180 का एंगल बना लेंगे भाई, तो ये जो एंगल बन रहा है ओ ई ओ डैश, ओ ई ओ डैश जो एंगल बन रहा है ये 180 का हो गया, तो उससे ओ ई ओ डैश क्या हो गए, कॉलिनियर, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है और जो भी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं कॉलिनियर। देखा बच्चे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे इतना जल्दी दिमाग पेपर में लगेगा नहीं भाई। ठीक है, हर कोई आइंस्टीन तो है नहीं लगा लेगा फटाफट, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, ज्योमेट्री का अच्छा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा कि भाई अगर बने बनाए क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो टाइम बचेगा, नहीं तो ऐसे दिमाग लगाने पड़ गए पेपर में तो भाई हो लिया काम फिर तो इसलिए थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि वो क्वेश्चन जो हम बनाए वो ही एग्जाम में भी आ जाए, या तो भैया अपना दिमाग इतना अच्छा कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें कि वहां पर भी इस तरह से हम दिमाग चला पाए। इसलिए कहा जाता है कि मैथ्स नीड प्रैक्टिस। मैथ्स के अंदर शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि भैया फटाफट हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 100 सवाल 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं एक चैप्टर पर, तब जाकर उस चैप्टर पे कमांड इतनी आ पाती है बच्चे की कि हाँ भाई अब वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन जो है बना पाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें भी डायग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा भाई अपन को। आइए, 2 टेंजेंट्स बनानी है टीपी और टी क्यू। बहुत बढ़िया, तो पहले एक सर्कल बना लो भाई और उस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लो भाई, तो टीपी एंड टी क्यू। तो ये बना दी भाई टीपी, ये बना दी टी क्यू। ठीक है भाई, टीपी और टी क्यू 2 टेंजेंट बना दो, टीपी और टी क्यू। ओ सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है, ओ इस सर्कल का सेंटर होगा भाई, और फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीटी क्यू, पीटी क्यू कहां है भाई, पीटी क्यू ये रहा पीटी क्यू भाई। साबित करना है कि ये जो पीटी क्यू एंगल है ये 2 टाइम्स है ओपी क्यू का। ओपी क्यू कहां है भाई, अब ओ पी क्यू, ये तो कुछ ऐसा बन रहा है भाई, ये कुछ ऐसा बन गया। ओके, चले भाई डायग्राम तो तैयार है, अपन बना चुके हैं। साबित कुछ ये करने को कह रहा है ये कि ये वाला जो एंगल यहां बनेगा ये इस वाले एंगल का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। देखिए भाई अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने चले जाना है इस टीपी क्यू के पास ही, है ना भाई, ये जो पीटी क्यू है टीपी क्यू जो भी बोल रहे हैं इसको, तो इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो पहले आप टीपी क्यू को। तो अगर आप इन ट्रायंगल टीपी क्यू में चले जाएं तो भाई टीपी और टी क्यू बराबर है। क्यों बराबर है भाई, थ्योरम है ये तो भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट बराबर होती है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट बराबर होने की वजह से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया।
तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी दो जो साइड्स बराबर हैं उनके अपोजिट जो एंगल पड़ेंगे वो भी बराबर होंगे। इसको कहते हैं एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि इससे क्या मिला, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये 1 कहां है सर, 2 कहां है, ये सर अरे आ गया भाई, ये रास्ते में थे, 1 बराबर 2 आ गए। तो 1 बराबर 2 का रीजन दे देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या करें सर, अब देखो अगला टारगेट क्या होगा, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे अब हम। तो इसके एंगल सम प्रॉपर्टी कर दो भाई, कौन कौन से एंगल आएंगे इसमें बता दो। PTQ आएगा, एंगल 1 आएगा और एंगल 2 आएगा और इनका सम कर दो 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब PTQ तो हमें चाहिए भाई, PTQ को PTQ रखो और एंगल 1 को 1 ही रख लो और 2 को हटा के 1 कर दो भाई। अच्छा, एक बच्चा कहेगा सर 2 को हटा के 1 कर रहे हो, 1 को हटा के 2 भी तो कर सकते थे। मैंने कहा हमें पहुंचना कहां है, बच्चा कह रहा है पहुंचना कहां है मतलब, मैंने कहा OPQ तक पहुंचना है मेरे दोस्त, और OPQ तक पहुंचने में 1 मदद करेगा, 2 नहीं, क्योंकि वो 1 उसके नजदीक है। तो 1 कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा कि आप OPQ तक जाओ। तो हमें 1 बदल लिया भाई हमने, 2 को हटा दिया भाई साहब। तो ये तो हमारा PTQ रहेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 रहेगा और 180 आ जाएगा। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ PTQ की वैल्यू निकाल लो भाई, PTQ की। तो PTQ की वैल्यू निकाल लेनी है आपने यहां से 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। इसको बना लेना पहली इक्वेशन। तो याद रखिए पहले PTQ पे कार्रवाई चलाना। PTQ पे क्या क्या कार्रवाई चलाना कि भाई PTQ में जो आपका TP बराबर TQ करके एंगल 1 बराबर 2 कर लेना और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फिर PTQ बराबर 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 तक आ जाना। अब सर OPQ तक कैसे पहुंचे, मैंने कहा देखो अब एक और थ्योरम थी ना भाई, उसको यूज करो। क्या थी भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अगर रेडियस परपेंडिकुलर था टेंजेंट पर तो क्या ये जो एंगल बन रहा है OPT ये 90 डिग्री का होगा। मैंने कहा हाँ भाई होगा। भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो गया ना, ये पूरा यहां से यहां तक, तो OPT 90 डिग्री। बट OPT एंगल दो एंगल को जोड़ के बन रहा है। दो एंगल कौन से सर, ध्यान से देखो डायग्राम, इसमें अपना OPQ तो आ ही रहा है और वो अपना एंगल 1 भी आ रहा है। तो अभी तो मैंने एंगल 1 को पकड़ा था मेरे भाई। तो OPQ और एंगल 1, ये देखिए OPQ और एंगल 1 को जोड़ो तो पूरा OPT बन जाता है जो 90 डिग्री पर बैठा हुआ है। तो अब क्या करें सर, मैंने कहा यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस OPQ और इसको पुट कर दो एंगल 1 को इन फर्स्ट इक्वेशन। ये देखिए बस जैसे पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो ये बनेगा PTQ बराबर में 180 आ गया भाई और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो 1 को हटा के क्या लिखना है का 90 माइनस OPQ, 90 माइनस OPQ, बस आ गया आंसर। अब ये PTQ रहेगा, ये 180 रहेगा, 2 से 90 इंटू के फिर 180 हो गया और ये 2 टाइम्स ऑफ OPQ हो गया और 180 निपट लिए भाई, आपस में लड़ लिए। और PTQ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ OPQ। बहुत बढ़िया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी बार पेपर में ये आया हुआ है, तो कृपा करके इसे कर लें। ठीक है, आई थिंक ये NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरूर करके जाइए और बना लीजिए इसको। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे चल रही है चीजें अभी तक। ठीक है, मैंने जैसा कि बोल रहा हूं बार बार कि आज का लेक्चर आप पूरा देखिए। मैं 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बेस्ट कराऊंगा जो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे भाई। मेरी हर वीडियो इस तरह की होती है, हम इधर उधर की बातें करते ही नहीं है भाई से, हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। जो बच्चा पढ़ने आया हम उसको पढ़ा के जाएंगे बस, और दूसरा कोई काम नहीं होता हमारा। ठीक है, चलिए बच्चे।